अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 20 साल 2500 अमरीकी फौजियों के साथ साथ 2,40,000 अफगानियों की हलाकत और 2,000 अरब डॉलर से जायद खर्च करने के बाद अफगानिस्तान में अमरीकी तारीख की सबसे बड़ी जंग का अब बाकायदा खात्मा हो गया है। अब से 20 साल पहले अमरीका अपने जंगी तैयारों से अफगानिस्तान की सरजमीन पर दाखिल हुआ और कल रात को अमरीका का आखिरी फौजी अफगान सरजमीन से निकल गया है। 20 साल पहले जब अमरीका अफगानिस्तान पर हमलावर हुआ तो शुमाली इत्तेहाद से मिलकर तालिबान की हुकूमत का खात्मा किया गया और अब जब 20 साल बाद अमरीका रवाना हुआ है तो हुकूमत अफगान तालिबान के हवाले करके रवाना हुआ है। ये तारीखी लिहाज से बहुत बड़ी पेशरफ्त है। अफगानिस्तान से निकलने वाले अमरीका के आखिरी फौजी मेजर जनरल क्रिस की तस्वीर भी अब तारीख की किताबों का हिस्सा बन जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे सोवियत फौजी जनरल बोरिस की तस्वीर तारीख का हिस्सा बन गई थी। एक तस्वीर सल्तनतों का कब्रिस्तान कहलाए जाने वाले अफगानिस्तान में सोवियत की 10 साल जंग और शिकस्त की अक्कासी कर रही है और दूसरी तस्वीर अमरीका की 20 साल जंग और शिकस्त की अक्कासी कर रही है। कल रात गए अमरीका ने अपना आखिरी फौजी इनखला मुकम्मल कर लिया और अमरीका का आखिरी C-17 तैयारा अफगान सरजमीन से रवाना हो गया। अमरीका के जाने के बाद काबुल में तालिबान की जानिब से जश्न मनाया गया, आतिशबाजी की गई, हवाई फायरिंग की गई और बैरूनी क़ुव्वतों से मुकम्मल आज़ादी का ऐलान किया गया। यानी अब अफगानिस्तान का मुकम्मल कंट्रोल तालिबान के पास आ गया है और वही अफगानिस्तान के तमाम दाखिली और खारजी उमूर संभालेंगे। और अब बाकायदा तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी संभाल ली है। काबुल एयरपोर्ट से अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद तालिबान एयरपोर्ट में दाखिल हुए और तालिबान की 313 बदरी ब्रिगेड अमरीकी स्टाइल में जदीद फौजी वर्दी और अमरीकी साजो सामान से लेस नजर आई। उनके हाथों में AK-47 के बजाय जदीद अमरीकी असलहा मौजूद था। अमरीका चला गया मगर जो साजो सामान छोड़ कर गया है उसे तबाह करके गया है। तबाहशुदा साजो सामान में 70 तैयारे और दर्जनों फौजी गाड़ियां शामिल हैं। साथ ही अमरीका ने एयरपोर्ट पर रह जाने वाले हाईटेक रॉकेट दिफाई निज़ाम को भी नाकारा बना दिया है और ये वही दिफाई निज़ाम है जिसने गुज़िश्ता रोज़ दाइश की जानिब से काबुल एयरपोर्ट पर फायर किए जाने वाले रॉकेटों को तबाह किया था। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई आज काबुल एयरपोर्ट गए और वहां मौजूद अमरीकी साजो सामान का हाल बताया। अमेरिकन और इत्तेहादी अफवाज यहाँ से इनखला कर चुके हैं और यहाँ पर अपना जंगी साजो सामान जो है उसको भी मुकम्मल तौर पर नाकारा कर चुके हैं। इस वक्त मैं एक हेलीकॉप्टर के साथ मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं ये जंगी हेलीकॉप्टर है। इसका पूरा जो कॉकपिट है उसको तोड़ दिया गया है और यहाँ पर मुकम्मल तौर पर इसको नाकारा बना दिया गया। कोई चीज़ जो है यहाँ पर अब काम की नहीं है। तमाम शीशे तोड़ दिए गए हैं और ये जो इसकी स्क्रीन है इसके शीशे वीशे सब यहाँ पर टूटे हुए हैं। तो ये एक हेलीकॉप्टर है, जंगी हेलीकॉप्टर, और इसको आप इसकी हालत आप देख सकते हैं कि इसकी हालत इन्होंने क्या कर दी है ताकि इसको इस्तेमाल के काबिल ना बनाया जाए। मैं इसका सूरत हाल आपको दिखाता हूँ कि इसका जो कॉकपिट है उसको मुकम्मल तौर पर नाकारा बना दिया गया है कि आप देख लें तमाम इसका सिस्टम तोड़ दिया गया है ताकि इस्तेमाल के काबिल न रहे। और ये आपके बिल्कुल सामने है, कोई चीज़ जो है इसकी स्क्रीन सब चीज़ें उन्होंने तोड़ी हुई हैं। इस वक्त एक कंपाउंड के अंदर हूँ। इस कंपाउंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा US और इत्तेहादी अफवाज का जंगी साजो सामान मौजूद है जो यहाँ से छोड़ के चले गए हैं। तो कैमरामैन साहब ये बता सकते हैं, ये मेरे पास मैं दिखा सकता हूँ कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, हेलमेट्स हैं, बाकी बैटरीज हैं और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर ग्रेनेड भी जिंदा मौजूद हैं। इसलिए हमें भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा हम दूर रहें। ये उनके टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं जिससे उनका जो है वो एक दूसरे से रब्ता रहता था। यहाँ पर जो तैयारे हैं वो तैयारे भी आप देख सकते हैं कि जिनको नाकारा बना दिया गया है और कोशिश की गई है कि ये दोबारा काबिल इस्तेमाल ना हो। इसे आप देख सकते हैं छोटे साख्त के हेली हैं। इनसे हमने यहाँ बात की तो ये कहा जा रहा है कि शायद ये इंडिया ने जो इनको दिए थे, हिंदुस्तान भारत की जानब से दिए हुए हेली, लेकिन सबको नाकारा बना दिया गया। पूरे इस कंपाउंड के अंदर हर तरफ जो है वो जितने भी यहाँ पर खड़े थे सबको यहाँ पर तोड़ दिया है। जितनी मशीनरी थी सबको जो है वो इन्होंने नाकारा बना दिया है। वो सारा सेटअप है और देख लें वो पीछे रनवे है, ये सारा एयरपोर्ट है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ काबुल एयरपोर्ट के। इस वक्त जो है वो रनवे के ऊपर एयरपोर्ट के अंदर जहाँ से कल ये जो पूरा इनखला है वो जारी रहा और साथ साथ ही यहाँ पर जो इत्तेहादी अफवाज थे वो खुद भी निकल गए और अपने लोगों को भी यहाँ से ले गए, लेकिन तमाम सामान नकारा कर दिया गया है। यहाँ अमरीकी काफ़ी साजो सामान तबाह करके गए हैं तो वहीं अमरीकी इनखला के दौरान बड़ी तादाद में तालिबान के हाथ जदीद अमरीकी असलहा भी आया है जिसमें जंगी तैयारे, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स, मिलिट्री ड्रोन्स, माइन रेजिस्टेंस व्हीकल्स, हमवी, स्नाइपर्स और असॉल्ट वेपन्स शामिल हैं। जहां एक तरफ अमरीकी इनखला से तालिबान को जंगी फतह हासिल हुई है तो दूसरी तरफ तालिबान का बाकायदा इम्तिहान भी शुरू हो गया है कि वो कैसे इस मुल्क को चलाएंगे, कैसी हुकूमत लेकर आएंगे, तबाहशुदा मईशत को कैसे ठीक करेंगे या कहीं मजीद तबाह तो नहीं कर देंगे। क्योंकि जहां तक मामला तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने का है तो अमरीका समेत दुनिया यही मुतालबा कर रही है
कि अगर इंसानी हुकूक की पासदारी की जाएगी और मुखालिफिन को निशाना नहीं बनाया जाएगा तो तालिबान की हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। जबकि तालिबान ने भी वाज़ेह कर दिया है कि वो अमेरिका समेत पूरी दुनिया से सिफारती ताल्लुकात कायम रखना चाहते हैं। आज अफगानिस्तान की आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान को मुआशी चैलेंजेस का सामना है, इसलिए अफगान ताजिर और सरमायाकार इस हवाले से अपना किरदार अदा करें। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तालिबान की हुकूमत दुनिया से बेहतर सियासी और मुआशी ताल्लुकात चाहती है जो ईमानदारी पर मबनी हो और दुनिया को बाहिमी ताल्लुकात के साथ हमें तस्लीम करना चाहिए। तालिबान दुनिया से मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें तस्लीम किया जाना चाहिए, मगर अफगानिस्तान के अंदर अब भी एक ऐसा गिरोह मौजूद है जिसे तालिबान को मुज़ाहिमत का सामना है और वो गिरोह अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद की सरबराही में पंजशेर वादी में मुतहर्रिक है। और कल ही उस गिरोह यानी नेशनल फ्रंट रेजिस्टेंस के तर्जुमान फ़हीम दश्ती ने दावा किया कि कल ही पंजशेर वादी में झड़प के दौरान तालिबान के 8 जंगजू मारे गए हैं। यानी पंजशेर में तनाज़ा अब तक बरकरार है, दोनों तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं और अफगानिस्तान जिसका मुस्तकबिल अब अफगान तालिबान के हाथ में है वो अब तक इस गिरोह के साथ मुज़ाकरात करने में कामयाब नहीं हो सके हैं। और गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान तालिबान के अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह की सरबराही में तालिबान की लीडरशिप का 3 रोज़ा इजलास जारी रहा और ये तवक्को की जा रही है कि बहुत जल्द अब तालिबान अपनी हुकूमत का ऐलान करेंगे। इस वक्त काबुल की क्या सूरत हाल है, लोगों के अमेरिका के इनखला और तालिबान के कंट्रोल से मुताल्लिक क्या तासुरात हैं, तालिबान इस वक्त उनका रवैया कैसा है जब अमेरिका का मुकम्मल तौर पर इनखला हो गया, सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं, इस हवाले से काबुल में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद से बात करेंगे। साथ ही वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। जब तालिबान दुनिया से कह रहे हैं कि हमें तस्लीम करें तो पाकिस्तान के इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल होगा, और साथ ही सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी साहब मौजूद होंगे, ताहिर खान साहब मौजूद होंगे जो काबुल से वापस आए हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले एजाज सैयद ये बताइएगा कि अमरीकी फ़ौज का इनखला हो गया है, क्या इस वक्त अवाम के साथ तालिबान का रवैया है, इसके अलावा सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? शाहजेब, अमरीकी फ़ौज का और अमरीका का इनखला ही नहीं हुआ बल्कि अमली तौर पर अमरीका और बरतानिया के जो सफारतखाने हैं वो यहाँ पर बंद हो चुके हैं। अमरीका के सफारतखाने का आज मैंने चक्कर लगाया था, वहाँ पर तालिबान सिक्योरिटी की खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। अमली तौर पर इस वक्त अमरीका के अफ़गानिस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात मुनक़ता हो चुके हैं। आम लोग ये सवाल उठाते हैं कि ये मुल्क आगे कैसे चलेगा। अवाम जो है उसकी सूरत हाल ये है कि बैंकों के सामने लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं क्योंकि बैंकों में पैसे जो है वो नहीं हैं और बैंक सिर्फ एक महदूद रकम $200 के करीब रकम ही निकालने की इजाज़त दे रहे हैं। अभी तक जो सेंट्रल बैंक है उसने वर्किंग का आगाज़ तो कर दिया है लेकिन उसके पास डॉलर्स नहीं आ रहे क्योंकि अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस लग गई हैं और उसकी वजह से बैंकों के साथ कारोबार ख़त्म हो गया है और उसकी वजह से सबसे जो बड़ी बात हुई है वो महंगाई में भी इजाफा हुआ है। तो अवाम फ़िलहाल परेशान है। अवाम जो तालिबान के हवाले से कोई तनकीद नहीं कर रहे लेकिन वो माशी हवाले से बहुत परेशान है और अपने मुस्तकबिल के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल का भी यकीनी तौर पर शिकार है। ताहम अब तालिबान के पास है मामला कि वो अपनी हुकूमत कैसे फॉर्म करते हैं और किन लोगों को आगे लेके आते हैं। मतलब शहर की सिक्योरिटी फिर एयरपोर्ट की सिक्योरिटी जो तालिबान की बदरी 313 ब्रिगेड है इसने संभाल लिया है, इस हवाले से भी बताइएगा क्या सूरत हाल है? शाहजेब, बदरी 313 ब्रिगेड वो फोर्स है जो कि बदरुद्दीन हक्कानी जो कि जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे थे और ड्रोन हमले में मारे गए थे, उनके नाम पर ये मंसूब की गई है ब्रिगेड। और इस ब्रिगेड की अहमियत ये है कि ना सिर्फ ये कि एयरपोर्ट बल्कि सदारती महल और तमाम जो अहम शख्सियात हैं जिसमें हक्कानी ख़ानदान भी है और तालिबान के सरकर्दा रहनुमा भी हैं, उनकी सिक्योरिटी भी बदरी ब्रिगेड के सुपुर्द है। और इस ब्रिगेड की एक और अहमियत यह है कि इस ब्रिगेड में वही शख्स भर्ती हो सकता है जो खुदकश हमला करने या अपनी जान देने की कमिटमेंट करता हो, जो इस बात पर यकीन रखता हो कि वो अपने हदफ को बचाते हुए अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए अपनी जान भी दे सकता है। तो वही लोग इस ब्रिगेड में होते हैं, हाईली स्किल्ड हैं, ट्रेंड हैं और आजकल इनको खसूसी जो अमेरिकन वर्दियां हैं, अमेरिकन असला है जो गनीमत के तौर पर तालिबान ने हासिल किया है उनको दिया गया है और वो तमाम अहम शख्सियात सदारती महल और तमाम अहम जगहों बशमूल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी सर अंजाम दे रहे हैं।
बहुत शुक्रिया आज़ाद। हमारे साथ वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब भी मौजूद है। शाह साहब बहुत शुक्रिया। शाह साहब, दुनिया से मुतालबा कर रहा है पाकिस्तान कि अफगानिस्तान को तनहा ना छोड़ें। अफगान तालिबान भी कह रहे हैं कि वो सिफारती ताल्लुकात चाहते हैं। आपको नज़र आ रहा है कि अफगानिस्तान को दुनिया तस्लीम कर लेगी और सरमायाकारी भी जारी रहेगी, मुआशी तौर पर भी मामला ठीक हो जाएंगे, या खित्ता डिस्टेबलाइजेशन की तरफ जा सकता है, जिससे अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज होगा तो पाकिस्तान वैसे ही कहता रहा है कि पाकिस्तान पर भी असरात आएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि दुनिया इस वक्त देख रही है कि आने वाली जो उनकी हुकूमत है वो क्या शक्ल अख्तियार करती है, क्या वो इंक्लूसिव नौयत की होती है या नहीं। अगर वो इंक्लूसिव हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में एक दुनिया उनसे इंगेज करने के लिए तैयार हो जाएगी। जो उनके इस वक्त तक स्टेटमेंट्स आए हैं वो हौसला अफजा हैं, लेकिन दुनिया देखना चाह रही है, बहुत से ममालिक देखना चाह रहे हैं कि ये बयान की हद तक हैं या इस पे अमल पैरा भी होंगे। और अगर वो ये अपने इक़दामात से जाहिर कर देते हैं कि वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट में दिलचस्पी रखते हैं, वो जो बुनियादी हकूक हैं उनका एहतराम करेंगे, वो अपनी सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, तो फिर काफ़ी इम्कानात हैं ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए भी दुनिया मदद करने के लिए तैयार हो जाएगी। और जैसे कि मुझे जर्मन वजीर खारजा ने कहा, तो फिर हम डेवलपमेंट कोऑपरेशन के बारे में भी हम संजीदगी से गौर करेंगे। तो अब इस वक्त से कहते हैं ना, वेट एंड सी का रवैया है। तो देखिए क्या ऊंट किस करवट बैठता है। शायद अगर अभी तक जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट है उसके लिए मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए हैं तालिबान के दरमियान, फिर पंजशेर में भी अभी तक लड़ाई जारी है, आप उम्मीद कर रहे हैं कि कामयाब हो जाएंगे और एक इंक्लूसिव हुकूमत बनाने में भी कामयाब हो जाएंगे तालिबान? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि उनकी कोशिश भी है और ख्वाहिश भी है, और मैं समझता हूँ कि शायद कामयाब हो जाए और हम दुआगो हैं कि वो कामयाब हो जाए, और उनके अपने मफाद में है कि वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बना पाए। पंजशेर के तक आपने हवाला दिया, मेरी समझ के मुताबिक वहाँ भी गुफ्तगू शुनीद हो रही है, और जिस किस्म का वो कह रहे थे ना कि वहाँ जंग और लड़ाई, वो नौबत नहीं है वहाँ। शाह साहब, आपने खित्ते के दीगर ममालिक का भी अभी हालिया दौरा किया। अब ज़ाहिर है अफगानिस्तान को दो किस्म के ख़तरात का सामना है, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का भी है और इकनॉमिक आइसोलेशन का भी सामना है। आपने जो खित्ते का दौरा किया, चीन या फिर जो दीगर ममालिक हैं, उनसे आपको लगता है कि ये होगा कि अगर बैरूनी सरमायाकारी मगरबी ममालिक की तरफ से ना आए तो इस खित्ते के ममालिक की तरफ से आ रही हो, इसके अलावा आइसोलेशन में ना जाए, वो सबको कह रहे हैं कि जी हमें कबूल किया जाए, हमारी हुकूमत को माना जाए, तो खित्ते की तरफ से आगे बढ़ा जाए? मैं समझता हूँ शाहजेब, अगले आने वाले जो चंद दिन हैं वो बहुत अहम हैं। तालिबान किस किस्म की हुकूमत बना पाते हैं, उससे दुनिया क्या तासुर लेती है, ये इम्पोर्टेंट है। मुझे नहीं लगता कि दुनिया भी कोई ऐसी उजलत में है कि उनको आइसोलेट कर लिया जाए। उनको भी वे करना है कि इंगेजमेंट में फ़वायद कितने हैं और आइसोलेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। देखिए, आइसोलेशन अबैंडनमेंट पहले वो कर चुके और उसका खमियाजा पूरी दुनिया ने भुगता है। पाकिस्तान की ये कोशिश है कि अबैंडनमेंट वो रास्ता है जो नुकसान का रास्ता है, और इंगेजमेंट वो रास्ता है जिसमें बेहतरी के इम्कानात निकल सकते हैं। अगर वो पॉजिटिव मैसेजिंग कर रही हैं तो जवाबन भी पॉजिटिव एटीट्यूड दिया जाए, उनको नज किया जाए, इनकरेज किया जाए कि वो इंटरनेशनल नॉर्म्स को और इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन को वे भी करे, उसका एहतराम भी करे। वैसे फिर तालिबान की हुकूमत कबूल करने के हवाले से पाकिस्तान दुनिया के साथ ही, मगरबी ममालिक के साथ ही फैसला करेगा, या पाकिस्तान क्या सोच रहा है इस हवाले से? देखिए, पाकिस्तान पूरे मामलात पर हमारी नज़र है, हम गौर कर रही हैं, हम मशावरत कर रही हैं, हमारे अपने यहाँ भी मशावरत हो रही है और हमने गिरदोनवा भी मशावरत करनी है। और इसलिए ये जो रीजनल हमारा जो एक
जो अप्रोच थी, आउटरीच थी, उससे भी ये जांचना था कि हम जितने दीगर हमसाए हैं वो किस अंदाज में सोच रहे हैं, उनका रवैया क्या है, उनकी सोच क्या है, मुस्तकबिल के बारे में उनके ख्यालात क्या है। तो उस लिहाज से पाकिस्तान मशावरत से सोच समझ के मुनासिब वक्त पे फैसला करेगा। बहुत शुक्रिया वज़ीर ख़ारिजा महमूद कुरैशी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। तालिबान को हुकूमत तो मिल गई है, मुल्क मिल गया है, चलाएंगे कैसे? हमारे साथ सलीम साफ़ी साहब और काबुल से आए ताहिर खान साहब मौजूद होंगे। क्या सूरत हाल है, एक ब्रेक बाद। अमेरिका निकल चुका है, तालिबान की इस वक्त अफगानिस्तान पर हुकूमत है। कैसे मामलात आगे बढ़ेंगे कि अफगानिस्तान की हुकूमत को तालिबान चला पाएंगे? हमारे साथ सीनियर साथी तज़कियाकार सलीम साफ़ी साहब और ताहिर खान साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। साफ़ी साहब, अमेरिका का इनखिला हो गया, तालिबान को पूरा मुल्क मिल गया, फतह उन्होंने मना ली, मगर आप जानते हैं और 80 की दहाई से जानते हैं, सलीम साफ़ी साहब आप दोनों ही जानते हैं, तो आपको लगता है साफ़ी साहब के चला लेंगे मुल्क को तालिबान, या असल इम्तिहान अब शुरू होगा और बहुत मुश्किल है बैरूनी दुनिया की इमदाद के बगैर? देखिए, एक तो ये कहना अब कबल अज़ वक्त है कि चलाएंगे या नहीं चला पाएंगे, लेकिन एक बात क्लियर है कि आज से अमेरिका का इम्तिहान ख़त्म हो गया और अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान का इम्तिहान शुरू हो गया और पाकिस्तान का इम्तिहान शुरू हो गया। तालिबान के सामने पहला चैलेंज तो ये है कि वो अपनी सफ़ों में इत्तेहाद को कैसे बरकरार रखते हैं और सब फरीकों को कैसे एकमोडेट करते हैं। दूसरा जो चैलेंज था और जिस पे वो कामयाब नहीं हो सके, वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने का था। अब ये वाज़े हो गया है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बन सकती। वो अपनी जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट की तारीफ़ कर रहे हैं, शायद ताजिक, उज़्बेक, हज़ारा तालिबान को ओहदे दे दे, लेकिन दुनिया उसको इंक्लूसिव नहीं मानेगी। अब जब ये नहीं होगा तो उसके बाद एक रिकग्निशन का सवाल पेश आएगा। तो जब रिकग्निशन नहीं होगी आलमी बरादरी और बिलखुसूस वेस्ट की तरफ से, तो इक़्तिसादी मुश्किलात लाज़मन होंगी और बहुत ज़्यादा होंगी। और फिर अगर वेस्ट ज़्यादा नाक़िद रहेगा तो उस सूरत में पाकिस्तान पे भी दो तरह का दबाव आएगा। एक तो जो अफ़गानिस्तान में इकनॉमिक क्राइसिस होंगे उससे पाकिस्तान इफ़ेक्ट होगा, और दूसरा तालिबान से ये मनवाओ, ये ना मनवाओ, ये करवाओ, इसके लिए भी आइंदा दिनों में पाकिस्तान पे दबाव आ सकता है। और तीसरा, ख़ुद पाकिस्तान और तालिबान के मामलात भी अगर इसी तरीके से हैंडलिंग रही दोनों फरीकों के, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा अरसे पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के ताल्लुकात खुशगवार रहेंगे। ताहिर खान साहब, आप खुद अफ़गानिस्तान होकर आए हैं, आपने देखा ज़ाहिर 20 साल पहले का अफ़गानिस्तान अलग था, 20 साल बाद का अफ़गानिस्तान अलग है। जो कुछ आप देख कर आए हैं, तालिबान आपके ख्याल में हुकूमत चला लेंगे अगर दुनिया उनका साथ ना दे हुकूमत चलाने के लिए? जो कुछ आपने अफ़गानिस्तान में देखा और जो कुछ अफ़गान के अवाम ने 20 साल में देखा है, उसके बाद तालिबान का जो भी स्टाइल ऑफ गवर्नेंस होगा वो कबूल कर लेंगे? बहुत शुक्रिया आपका। ये तालिबान को एक बड़े चैलेंज का सामना है, और काबल में हम जब शारनो एक इलाका है जो बड़ा, उसमें बड़े रेस्टोरेंट हैं, बड़े शॉपिंग सेंटर्स हैं, तो वहाँ बिल्कुल एक खामोशी सी थी। तो पूछा मैंने लोगों से कि ये क्या मसला है, तो वो कह रहे कि कुछ अक्सर लोग घरों से नहीं निकल रहे, घरों में बैठे हुए हैं, और कुछ लोग चले गए हैं अपने दूसरे शहरों में। तो एक थोड़ी सी एक गैर यकीनी की सूरत हाल है, और वो सूरत हाल अभी तक कायम है। आप सोशल मीडिया देखें तो लोग अभी भी, बल्कि अभी मैं एक सोशल मीडिया में देख रहा था कि जो वहाँ पर यूनिवर्सिटी, अमेरिकन यूनिवर्सिटी, उनके प्रोफेसर वो बाहर जा रहे हैं। तो एक खौफ जो है वो अभी तक तालिबान उसको दूर नहीं कर सके, और आप देखेंगे जब एयरपोर्ट ऑपरेशनल होगा तो मुमकिन है, और ये तालिबान ने कमिटमेंट भी किया कि वो किसी को नहीं रोकेंगे। तो ये भी एक चैलेंज है, लेकिन दुनिया देखेगी। और इस वक्त दुनिया का रिस्पांस तालिबान को कुछ जो बड़े ममालिक हैं उनका अच्छा नहीं है। अमेरिका का ये बयान तो अच्छा है कि अब हम फौजी जो मिलिट्री मिशन है उससे हम सफारतकारी की तरफ आ रहे हैं, लेकिन सफारत खाना उनका बंद है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जर्मन वजीर खारजा के साथ पाकिस्तानी वजीर खारजा की, शाह महमूद कुरैशी की जो वहाँ पर उनका जो बयान है वो इसी पे फोकस था, और बार बार उसने कहा कि अफ़गानिस्तान को इंगेज करे, अफ़गानिस्तान को ना छोड़े, क्योंकि इकनॉमिक कोलैप्स हो जाएगी और एक इंसानी बहरान। लेकिन जर्मन वज़ीर ख़ारिजा का बयान दे के जो वहाँ पर उन्हें, उसमें बिल्कुल इसका जवाब ही नहीं था, इशारा नहीं था। हाँ, उन्होंने ज़रूर ये कहा
कि पाकिस्तान के साथ वो राब्ते में है और जो पड़ोसी ममालिक है उनको इमदाद दिया है 100 मिलियन यूरो। ये तो अब दुनिया ने थोड़ा सा देखना है कि तालिबान किस तरह के, और ये 1-2 दिनों में ये भी हो जाएगा। लेकिन तालिबान को अंदरूनी भी चैलेंज है, कुछ तंजीमी, बिल्कुल सलीम साहब ने सही कहा कि तालिबान में माजी में मुल्ला अख्तर मंसूर, आपको याद होगा जब उनका बाज़ाब्ता ऐलान हो गया अमीर का मुल्ला उमर की वफ़ात की खबर के बाद, तो हद तक ये मुल्ला याकूब उसके मुखालिफ थे, उसने बैत नहीं की थी, उसके चचा अब्दुल मनान ने नहीं की थी। तो अंदरूनी भी कुछ मामलात होंगे। और दूसरी बात है कि अफ़गानिस्तान तब्दील हो चुका है। अफ़गानिस्तान में भी पाकिस्तान की तरह आज़ाद मीडिया थी, वहाँ पर एक आईन है, दस्तूर है, 3.5 लाख फोर्सेस थे, वो जो भी उसके साथ हुआ वो फिर एक अलग मौजू है। लेकिन पार्लियामेंट है। अब लोग आज़ादी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। बंदूक के जोर पे तो आप लोगों को वो कर सकते हैं, लेकिन दिल से एक बात मैंने महसूस की काबल में, आप यकीन कीजिए कि कुछ जगह अक्सरियत लोग तो खामोश है, लेकिन मैंने जवानों को सुना वहाँ पे, बल्कि हमें देख करके थोड़ा सा गुस्सा भी वो करते थे कि लोग बोलते हैं, लोग उनकी मौजूदगी में भी बोलते हैं और लोग बोलेंगे अगर वो महसूस करते हैं कि उनके साथ कोई अच्छा नहीं हो रहा। तो ये भी तालिबान के लिए चैलेंज है, किस तरह लोगों को कन्विंस करे, किस तरह वो ये लोगों के साथ अच्छे तरीके से। आज जो उनकी शूरा का इजलास ख़त्म हुआ है 3 दिन का कंदहार में, उन्होंने अब जारी भी कर दिया है, तस्वीर भी जारी कर दी है। तो उसमें सिर्फ शूरा के अरकान नहीं थे, शूरा के अरकान सिर्फ 26 है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा तमाम जो उनके अहम लोग उनमें शरीक थे। तो जो बयान जारी हुआ है उसमें उन्होंने खुद इसका जिक्र किया है कि आवाम के साथ अच्छा सलूक, ये भी तालिबान के लिए एक चैलेंज है। मगर साफी साहब, ये जो बात की कि सलूक अवाम के साथ अच्छा हो, और ताहिर खान साहब कह रहे हैं कि अवाम बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर सलूक अच्छा नहीं होगा। अब काबुल की हद तक अगर अफगान तालिबान इस बात का ऐलान करते हैं कि जी अवाम के साथ सलूक भी अच्छा हो, ख़वातीन को काम भी करने दिया जाए, ये तमाम चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएं, तो आपको लगता है काबुल से बाहर भी हो जाएंगी तालिबान की हुकूमत? तो ज़ाहिर है हर जगह होगी अफ़गानिस्तान में, तो जो नीचे की हद तक तालिबान हैं वो इस ऑर्डर को मान लेंगे या फिर उन्हें ख़ुद तालिबान को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि ख़बरें तो आती हैं मुख्तलिफ सूबों से कि घर घर तलाशी भी हो रही है, जो आम माफ़ी का ऐलान था उसकी खिलाफ वर्जी भी हो रही है, ख़वातीन के हवाले से सख्ती भी हो रही है। ये पूरे अफ़गानिस्तान में अमल दरामद हो जाएगा इन चीज़ों पर? लोगों की तर्ज ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आई हुई थी। मसलन अब काबुल में कोई ऐसा मल्टीनेशनल या इंटरनेशनल फूड चेन नहीं था जो वहाँ पे ना हो रहा हो। उधर उतने म्यूज़िक कंसर्ट्स होते थे कि हमारे पेशावर के सिंगर्स भी ज़्यादातर उस पर इन्हिसार करते थे। फिर जो वहाँ का मीडिया था, तो आप यकीन जाने, ताहिर खान साहब भी बेहतर जानते हैं, मेरी बात की तायीद करेंगे कि जो आज़ादी पिछली 20 साल में अफ़गान मीडिया ने एंजॉय की है, समाजी हवालों से भी और ख़बर और तज्ज़िये के हवाले से भी, वो पाकिस्तान में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो अब एक तो ये है कि वो इक़्तिसादी माहौल उन लोगों को दोबारा देना, ये तालिबान के लिए बड़ा चैलेंज है। दूसरा, वो अपने हिसाब से बहुत बड़ी भी आज़ादी दे दे मीडिया को या मुखालिफिन को, वो उससे मैच नहीं कर सकता जिस तरह के पिछले 20 सालों में वो लोग आदी हो गए हैं। फिर एक तीसरी चीज़ ये है कि जो दुनिया के ममालिक हैं, मसलन अब वेस्ट को फ़िक्र होगी ख़वातीन के राइट्स को, उनको आज़ादी इज़हार की फ़िक्र होगी, लेकिन जो पड़ोसी ममालिक है, अब चीन को इससे गरज नहीं है कि वहाँ पे निज़ाम क्या होता है। उनका मुतालबा जितना भी है वो ETIM के हवाले से है। सेंट्रल एशियन स्टेट्स या रूस, उनको न जमहूरियत की फ़िक्र है, न इंसानी हकूक़ की फ़िक्र है। वो तालिबान जो कुछ भी करते हैं उनको उनका मुतालबा है इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान से मुतालिक। पाकिस्तान का डिमांड और कंसर्न है TTP से मुतालिक। ईरान का कंसर्न है अपने शिया कम्युनिटी से मुतालिक। तो ये तालिबान एक तरफ उनके लिए इन पड़ोसी ममालिक के मुतालबात को मीट करना ये सरे दस पॉसिबल नज़र नहीं आता, और वेस्ट को जो सुबकी हुई है तो वो उसके तनाजुर में भी वेस्ट की तरफ से भी माली सपोर्ट का कोई इम्कान नहीं है। मेरे ख़्याल में जो सबसे बड़ा क्राइसिस होगा वो इक़्तिसादी क्राइसिस होगा। और फिर ये जो ब्रेन ड्रेन हुई है अफ़गानिस्तान से, इस दौरान सरमाया भी निकल गया और दिमाग भी निकल गए। ये जो लोग बाहर बैठ के फिर प्रोपेगंडा करेंगे सोशल मीडिया का इस्तेमाल का, तो माजी की तरह तालिबान की हुकूमत के मामलात चुपे भी नहीं रह सकते, तो उस पर दबाव उन पर बहुत ज़्यादा होगा।
मुझे ताहिर खान साहब, मुझे साथ में ये भी बताइएगा कि सलीम काफ़ी साहब ने एक अंदेशे का इजहार किया, वो पाकिस्तान और तालिबान के मुस्तकबिल के ताल्लुकात के हवाले से। अब एक हिस्ट्री है, 90 की दहाई में भी कुछ इख्तलाफात हो गए थे पाकिस्तान और तालिबान के। पाकिस्तान में कुछ सेक्टेरियन हमले हुए, वो लोग अफ़गानिस्तान चले गए, पाकिस्तान ने डिमांड की, उन्हें उनकी हवालगी की, तो तालिबान ने नहीं माना था। फिर शुरू में अशरफ हामिद करज़ई के और जनरल मुशर्रफ के ताल्लुकात अच्छे थे, वो ख़राब हो गए। फिर अशरफ गनी आए तो ताल्लुकात बेहतर थे, फिर वो भी ख़राब हो गए पाकिस्तान के। तो तालिबान के साथ भी क्या ये खदशा मौजूद है, जब पाकिस्तान ने इतना फैसिलिटेट किया है, उनकी हुकूमत भी उनके मुज़ाकरात के हवाले से भी, तमाम चीज़ों के हवाले से, कि ये अंदेशा हो कि ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं? इम्कान हो सकता है, हाँ इम्कान हो सकता है। आप देखें ना कि ये तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को मालूम होना चाहिए कि वो किसी को हवाले नहीं करेंगे इनके, ये क्योंकि दोनों का बहुत ही पुराना रिश्ता है। जब अफ़गान तालिबान पाकिस्तान आए थे, जब वहाँ जंग शुरू हो गई, तो वो यहाँ पे उस वक़्त चूँकि बॉर्डर भी खुला था, सरहद भी खुला था, फेंसिंग भी नहीं थी, तो ये तमाम उस वक़्त जो तालिबान है पाकिस्तानी उनके मेहमान थे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान उस वक़्त नहीं बनी थी, लेकिन आप देखें 2004 में जो पहले हमला हुआ ड्रोन का, और उसमें कमांडर नेक मोहम्मद मारे गए, तो उस वक्त ये सारे मौजूद थे। लेकिन 2007 में फिर TTP बन गई, तो ये उस वक्त इनके मेहमान थे, तो वो कैसे उनको वो करेंगे? तो ये तो बिल्कुल, बल्कि अब ये बात मुझे नहीं पता है मुनासिब कि नहीं मुनासिब, लेकिन मैंने बड़े एक ज़िम्मेदार पाकिस्तानी से सुना कि जो रिहा हो गए थे मुल्ला फ़कीर, तो वो निंगरहार में थे, लेकिन उसको ले जाया गया है कुनड़। अब मेरे पास दूसरा सोर्स नहीं है तस्दीक करने की, लेकिन एक मैंने अहम बंदे से सुना है। तीसरी बात यह है कि ठीक है रिहा हो गए सारे जेल से, लेकिन फिर मुल्ला फ़कीर जिस तरीके से वो इस्तकबाल हुआ, फिर उसकी तकरीर हुई, और कल परसों जब मैंने साफ़ी साहब के इंटरव्यू के एक दिन बाद मैंने भी ज़बीउल्लाह मुजाहिद से इंटरव्यू किया, तो मैंने इसका पूछा, जो बाढ़ लगाया पाकिस्तान ने, तो उसने कहा अफ़गान अवाम पे खुश नहीं है, और इसने तकसीम किया है, अक़वाम को तकसीम किया है, लोगों को तकसीम किया है, ख़ानदानों को तकसीम किया है, और हम इसके बारे में पॉलिसी ऐलान करेंगे और ऐसा करेंगे कि वो पाकिस्तान उससे मुतमईन हो। ये इशारे हैं। मेरे ख्याल में बयानात में एहतियात करना पड़ेगा। हमें ऐसा तासुब नहीं देना चाहिए कि तालिबान जो है वो हमारे हाथ में है या हमारे कंट्रोल में है। इन चीज़ों को कोई भी पसंद नहीं करता। हर बंदे को आप छोड़ दें, अफ़गानिस्तान का मसला है, अफ़गानिस्तान अफ़गानों का मामला है, तालिबान वहाँ आ गए हैं, तालिबान अपने पॉलिसी बनाएंगे, वो अपने उसको देख करके बनाएंगे, वो ये नहीं करेंगे कि वो रूस के कहने पे और पाकिस्तान के कहने पे और ईरान के कहने पे अपना निज़ाम। बहुत शुक्रिया ताहिर खान साहब के, साफ़ी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद हम पर बात करें। दुनिया की बड़ी बड़ी स्टॉक मार्केट्स कंपनीज को सरमायाकारी के लिए फंड रेजिंग के बड़े मौके फराहम करती हैं। स्टॉक मार्केट्स में शेयर्स की फरोख्त करके पैसे इकट्ठा करके बड़ी बड़ी कंपनियां अपने बिजनेस को आगे बढ़ाती हैं, मजीद फैलाती हैं, जिससे इन मार्केट्स का मुल्की मईशत में बड़ा किरदार होता है और उनके इंडेक्स में इजाफा भी मुल्की मईशत और हालात की अक्कासी करता नजर आता है। अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक के अलावा इस खित्ते की भी कई मार्केट्स इस मामले में बहुत आगे हैं। दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी मुख्तलिफ स्टॉक मार्केट्स में लिस्टेड हैं, और इसकी बड़ी वजह यह है कि इन मार्केट्स में अवाम और बैनुल अक़वामी फंड्स की एक बड़ी तादाद सरमायाकारी करती है। सिर्फ मगरबी ममालिक ही नहीं, हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में हर साल मुतादिद IPOs होते हैं। भारत में इस साल ही 60 नई कंपनीज के IPOs का प्लान है, यानी कंपनियां अपने बिजनेस के लिए स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स से अपने शेयर्स की फरोख्त के जरिए पैसे जमा करेंगी। 28 से ज़्यादा IPOs इस साल भारत में पहले ही हो चुके हैं। बांग्लादेश में 15 IPOs की मंजूरी दे दी गई है। गुज़िश्ता बरस कोरोना के बावजूद भारत में 43 और बांग्लादेश में 19 कंपनीज ने स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स से पैसे रेस किए, यानी खुद को स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया और पैसे रेस किए। यही वजह है कि वहाँ लिस्टेड कंपनीज की तादाद भी ज़्यादा है, इन्वेस्टर्स की तादाद भी ज़्यादा है और मार्केट का साइज़ भी बड़ा है। इसी वजह से भारत में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स की तादाद 5 करोड़ से ज़्यादा है। चीन में 17 करोड़ और बांग्लादेश में 29 लाख है और पाकिस्तान में महज 2.5 लाख है। और 5 सालों में पाकिस्तान में महज 19 कंपनियों ने स्टॉक मार्केट में खुद को लिस्ट कराया, यानी IPOs किए। 2020 में 4, 2019 में सिर्फ 1, 2016 से 2018 के 3 सालों में हर साल सिर्फ 3 IPOs हुए, जबकि 2017 से अब तक 28 कंपनीज डी लिस्ट हो चुकी हैं। यानी 19 कंपनियों ने खुद को लिस्ट कराया है और उससे ज़्यादा 28 कंपनियां डी लिस्ट हो गई हैं। यानी पाकिस्तानी मार्केट खित्ते के ममालिक से बहुत पीछे रह गई है। यही वजह है कि पाकिस्तानी मार्केट का साइज़ भी छोटा है, सरमायाकारों की तादाद भी कम है। फ्री फ्लोट कम होने की वजह से बैरूनी सरमायाकारों के रडार पर भी पाकिस्तानी मार्केट खित्ते के ममालिक के मुकाबले में बहुत पीछे है।
गुज़िश्ता सालों में भारतीय मार्केट में भरपूर बैरूनी सरमायाकारी आई, मगर पाकिस्तानी मार्केट से बैरूनी सरमायाकारी का इनखिला हुआ। पाकिस्तानी मार्केट जो मई 2017 में $100 अरब की मार्केट कैपिटलाइजेशन और जीडीपी के साइज का 35% पर पहुंच गई थी, वो $50 अरब के साइज के साथ जीडीपी का 20% से भी कम रह गई है। जबकि भारतीय स्टॉक मार्केट $3000 अरब से भी ऊपर जा चुकी है और भारतीय मईशत का यानी जीडीपी का 110% से भी ऊपर है। मगर इस साल से पाकिस्तान में बेहतरी की तवक्को की जा रही है। इस साल अब तक 5 नई कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई हैं। पैंथर टायर्स ने 2.6 अरब रुपए का आईपीओ किया। सर्विस ग्लोबल ने 2.1 अरब रुपए रेस किए। सिटी फार्मा ने 2.3 अरब रुपए स्टॉक मार्केट में आईपीओ के जरिए रेस किए। फिर पाकिस्तान एल्यूमिनियम ने 4.6 अरब रुपए आईपीओ के जरिए रेस किए। और आज पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा आईपीओ हुआ है प्राइवेट सेक्टर का। एयरलिंक कम्युनिकेशन ने 6.4 अरब रुपए का आईपीओ किया है, यानी खुद को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया है और वहां से 6.4 अरब रुपए अपने शेयर्स की फरोख्त के जरिए रेस किए हैं, जो पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर की तारीख का सबसे बड़ा आईपीओ है। क्या यहां से स्टॉक मार्केट मुल्क की मईशत में एक बेहतर किरदार अदा कर सकती है? जेएस ग्लोबल इस आईपीओ का कंसल्टेंट है। जेएस ग्लोबल के सीईओ कामरान नासिर हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान नासिर साहब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। जाहिर है पाकिस्तान की तारीख में जो आईपीओ का मामला है स्टॉक मार्केट में, वो भी हमने आवाम के सामने रखा है। अब पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का आईपीओ हुआ है। क्या उम्मीद की जाए कि मार्केट में लिक्विडिटी भी मौजूद है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी मौजूद है और स्टॉक मार्केट ज़्यादा बड़ा किरदार अदा कर सकती है यहाँ से मईशत के आगे बढ़ने में, मजीद आईपीओज़ में, फंड रेजिंग में? बांग्लादेश में नजर आता है, भारत में तो बहुत ज़्यादा किरदार नजर आता है। बहुत शुक्रिया शाजिब साहब। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत ज़बरदस्त मौका और इतनी बड़ी अचीवमेंट जिसका सर्टनली सेहरा मेरी ऑर्गेनाइजेशन जेएस ग्लोबल को जाता है। और मैं बड़ा खुश हूँ आज यहाँ पे बैठ के आपके प्रोग्राम पे ख़ास तौर पे। और जो आपका सवाल था कि लिक्विडिटी मार्केट में, तो बिल्कुल लिक्विडिटी है। एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की एक फ़िज़ा भी मौजूद है। और अगर आप देखें तो पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक साइड पे जो इम्प्रूवमेंट है, और मैं अक्सर कहता हूँ कि कुछ ऐसे फैसले गवर्नमेंट ने किए जैसा कि इम्पोर्ट लेड इकॉनमी से उसको उठा के एक्सपोर्ट लेड की तरफ लेके जाना। तो ये जो कंपनी है एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड, सो ये स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में चली गई है। डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे बड़ा बेस है इसका पाकिस्तान में इन टर्म्स ऑफ स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ साथ रिटेल के अंदर भी गई। सो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव था मेक इन पाकिस्तान, उसके अंदर इन्होंने इंटरनेशनल ब्रांड्स को मदऊ किया कि पाकिस्तान के अंदर मोबाइल फ़ोन सिर्फ मैन्युफैक्चर ही नहीं करने बल्कि कल को यहाँ से एक्सपोर्ट करने हैं। सो आपने उसमें देखा कि सैमसंग की फैक्ट्री लगी, हम सुन रहे हैं Xiaomi भी पाकिस्तान में आएगा, ट्रांशन ग्रुप चाइना का वो ऑलरेडी पाकिस्तान में है। सो ये सारी जो डेवलपमेंट्स है ये इंडिया ये देती हैं कि एक ज़बरदस्त ताबनाक किस्म का मुस्तकबिल है। और इन्वेस्टर्स की साइड पर मैं ये समझता हूँ कि थोड़ी बहुत मार्केट में ऊपर नीचे ज़रूर होता है, लेकिन मुझे स्टॉक एक्सचेंज आगे बहुत अच्छे लेवल्स पे नज़र आ रही है। और गवर्नमेंट को अभी भी बहुत से इकदाम लेने हैं, मगर मेरे ख्याल में काफ़ी चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक साइड पे बहुत बेहतर हुई हैं और लिक्विडिटी सर्टनली मौजूद है। मतलब जब लिक्विडिटी मौजूद है सारी कंपनीज के लिए अच्छा है स्टॉक मार्केट से जाके पैसे रेस करें, मगर पाकिस्तान में लोगों का रुझान बहुत कम है। सिर्फ 2.5 लाख इन्वेस्टर हैं, 29 लाख इन्वेस्टर तो बांग्लादेश में है, 5 करोड़ के करीब इन्वेस्टर भारत में है। तो पाकिस्तान में ज़ाहिर है स्टॉक मार्केट का साइज़ भी छोटा है। $100 अरब का साइज़ होता था, जीडीपी का 35% तक पहुँच गई थी। अब $50 अरब का साइज़ है, जीडीपी का 20% से भी कम है। भारतीय मार्केट $3000 अरब से ऊपर, 110% से ऊपर जीडीपी के साइज़ का वो है। तो पाकिस्तान में ज़ाहिर फॉरेन इन्वेस्टर भी बाहर गया है, इनखिला हुआ है, मगर भारत में बैरूनी सरमायाकारी भी आई है। क्या पाकिस्तान में कुछ मजीद करने की ज़रूरत है जिसकी वजह से लोकल इन्वेस्टर का भी कॉन्फिडेंस बढ़े, बैरूनी सरमायाकारी भी आए, या इसी तरीके से आपको बेहतरी नज़र आ रही है अभी? नहीं, बिल्कुल बेहतर करने की ज़रूरत है और आपने बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस किया। मेरा ख्याल है कि ये एक हमारा पेन पॉइंट है जिसको हल करने के लिए हमने गवर्नमेंट से बड़ी दफ़ा इंगेज किया और उन्हें समझाया कि जो मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट क्लासेस हैं आपकी, उनके अंदर जो फ़र्क है इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। देखें, आज के दिन में अगर किसी आदमी ने कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्ट करना है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर बनना है, जिस किस्म के रिगरस प्रोसेस से वो गुजरता है, जितनी उसकी KYC होती है, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी अगर वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगा, गोल्ड में कर दे या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में कर दे, जो शनाख्ती कार्ड पे आपका अकाउंट भी खुल जाएगा, कोई पूछेगा भी नहीं कि ये पैसा कहाँ से आया। इस डिफरेंशिएशन को जब आप एलिमिनेट करेंगे तभी मुमकिन है कि आपकी जो स्ट्रक्चर्ड मार्केट्स हैं वहाँ पे लोगों का रुझान हो। और टैक्स का इतना बड़ा आर्बिट्राज कि यहाँ पे जो टैक्स लग रहा है उसके मुकाबले में दूसरी इन्वेस्टमेंट क्लासेस में वो टैक्स नहीं लगता। सो इसलिए आपने देखा कि जनरली लोग आसानी के लिए मुख्तलिफ और जगहों पर इन्वेस्टमेंट करने चले जाते हैं और यहाँ पे नहीं आते। और साथ साथ मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को बड़े फोकस तरीके से कैपिटल मार्केट्स को इंक्रीज़ करने के लिए, ख़ासतौर पर
अगर ये प्राइवेटाइजेशन करते हैं तो प्राइवेटाइजेशन के अंदर एक एलोकेशन जनरल पब्लिक को एक सस्ती अमाउंट पे दी जानी चाहिए ताकि वो इंसेंटिवाइज हों कि वो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट और कैपिटल मार्केट्स का हिस्सा बने। और इन्वेस्टर एजुकेशन पे भी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छेड़ा और ये चीज़ें हमने बहुत डिस्कस की हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बेहतर होगा और जो डिजिटाइजेशन का प्रोसेस है जिससे आप बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हैं, उस प्रोसेस को करने के लिए आपको अपने इदारों में वो तब्दीली पैदा करनी पड़ेगी कि जिससे आप इलेक्ट्रॉनिकली अकाउंट ओपन कर सकें, आपकी KYC इलेक्ट्रॉनिकली हो सके। बैंकों को अपने डेटा को इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन पे लाना पड़ेगा। जब तक आप ये सब कुछ नहीं करेंगे तो जैसे आप इंटरनेशनली देखते हैं कि आपने अपने स्मार्टफोन को खोला और वहीं से सारी KYC की और 5 मिनट में अपना अकाउंट खोल के इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। इस चीज़ को दूर करने की ज़रूरत है और जितना मेरे इल्म में है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज SECP गवर्नमेंट के साथ मिल के इस पर कोशिश कर रही है। जैसा इन्होंने RDA में किया, बिल्कुल उसी किस्म का कॉन्सेप्ट अब लोकल मार्केट्स में लाना चाह रहे हैं। जो ही बैंक्स अपने डेटा को डिजिटलाइज कर लें तो ये काम बहुत आसान हो जाएगा। बहुत शुक्रिया कामरान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। कुछ मजीद इक़दाम की भी ज़रूरत है हुकूमत की तरफ से। याद रखिए, आम इन्वेस्टर के लिए स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी से पहले हमेशा कंपनी के फंडामेंटल्स, मुमकिन खतरात को मद्देनज़र रखिए और बेहतर है कि एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से राय लीजिए ताकि आप बेहतर इन्वेस्टमेंट कर सकें। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।